नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत को, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे गुप्त काल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय स्टडी जोन हमारा चैनल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे पीछे की वीडियो हमने कवर कर लिया है। इससे पीछे हमने 5-6 वीडियो डाल दिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। चलो आगे हम चलते हैं। अब हम गुप्त वंश को स्टार्ट करते हैं। देखो, गुप्त वंश है। गुप्त वंश का काल देखेंगे तो ये नहीं है इसका काल है 240 से लेकर 540 बोल सकते हैं, या इसको 550 बोल सकते हैं। 550 या 540 ये बोल सकते हैं। 319 इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले गुप्त संवत की स्टार्ट हुई थी। गुप्त संवत 319 ईस्वी के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका अगर कंप्लीट टाइम पीरियड देखेंगे तो हम 240 से लेकर 540 या 550 तक रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखो, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने वह गद्दी पर कब बैठा था? 240 ईस्वी के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा था कि 240 से हम गुप्त वंश को स्टार्ट करेंगे। 240 ईस्वी के अंदर बैठा और महाराज की उपाधि धारण करी। ठीक है, सिर्फ महाराज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? 2 नंबर क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त ये कुषाणों के सामंत थे। पहले ये कुषाणों के अधीन काम करते थे। बाद में जब कुषाण निर्बल या कमज़ोर हुए तो ये खुद राजा बन गए। गुप्त है, ये खुद राजा बन गए। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करी? ये चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये जो श्रीगुप्त था, इसका बेटा था घटोत्कच गुप्त, और उसका बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये जो पहले 2 शासक है, ये सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की थी। महाधिराज की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सुमेलित करना है स्तंभ है, और ये किसके बारे में बताता है? प्रयागप्रस्थी अभिलेख है, वो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। ठीक है, फर्स्ट है। और सेकंड है बिलसड स्तंभ अभिलेख है, ये कुमारगुप्त के बारे में बताता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख है, ये स्कंदगुप्त के बारे में बताता है। ये बताता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया था। मंदसौर अभिलेख है, ये बंधुवर्मन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से एक ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? ये एक आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट था, ये खगोल शास्त्री भी था और गणितज्ञ भी था। तो इसने 2 बुक लिखी थी, जिनका नाम है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक। आर्यभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इसी ने सबसे पहले, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ब्राह्मीर है, ये एक जो ये ब्राह्मीर है, ये खगोल शास्त्री था, जो खगोल के बारे में बताता था। ठीक है, गुप्त काल के दौरान ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गुप्त शासकों की सरकारी राजभाषा क्या थी? तो जो गुप्त शासक है, उनकी सरकारी भाषा कौन सी थी? उनकी सरकारी राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त की विजय देखी तो उसने उत्तरी भारत के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए उस वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8,
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? जो स्कंदगुप्त है, इसने हुनों को रोका था भारत पर आक्रमण करने से। और जो भित्री स्तंभ अभिलेख है, भित्री भित्री ये इसके बारे में रचना देता है, ये इसके बारे में बताता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को रोका था। भित्री स्तंभ अभिलेख है, ये याद रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखो ये थोड़ा ऊपर का पढ़ लेते। कुमारगुप्त है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त है, ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त इसके अंदर दो आते हैं, फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये घटोत्कच का पुत्र था और महाधिराज की उपाधि धारण की थी। जो सेकंड था, उसके शासनकाल में फ्रीहान भारत में आया था। ठीक है, इतना आप ये इस 8 नंबर क्वेश्चन से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9। गुप्त वंश राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश था ना, वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त के वंश के अंदर कला और स्थापत्य बहुत ही ऊंचाई की सीमा पर था। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। भारतीय कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अजंता कलाकृति किसके कार्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है। जो अजंता के अंदर कलाकृति है, जो चित्रकारी है, वे गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? जो कालिदास है ना, वो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ठीक है, जिसकी 3 रचनाएं हैं जो बहुत फेमस है, वे आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता के अंदर जो चित्रकारी है, वे किस धर्म से संबंधित है? वे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं नंबर 13। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? ये नालंदा विश्वविद्यालय था। उत्तर गुप्त का अर्थ क्या है? गुप्त है उसके अंतिम टाइम का। ठीक है, गुप्त उत्तर का अर्थ होता बाद का। ठीक है, तो उत्तर गुप्त का अर्थ होगा जो गुप्त के अंतिम टाइम का। अंतिम टाइम के अंदर जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो नालंदा विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख किससे संबंधित है? एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं। फरीहान है, किसके शासनकाल में भारत आया था? मैंने अभी आपको बताया था, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत में आया था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन के अंदर है से हर्ष और है से हयन सांग जो भारत आया था, ये याद रखना। हर्षवर्धन हेनसैंग एक टाइम के, चंद्रगुप्त सेकंड है, उसके शासनकाल में फ्रीहान भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गोल्डन एज संस्कृति का। तो ये गुप्त काल है, इसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रीहान कहाँ का निवासी था? फ्रीहान चीन का निवासी था, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगला है सेतुबंध की रचना प्रभुसेन सेकंड ने किस वंश का था? जो प्रभुसेन सेकंड है वो किस वंश का था? ये वाकाटक वंश का था। और प्रभुसेन सेकंड ने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर है। किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है? कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के सिक्कों के ऊपर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त की आकृति है, इसलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। श्रीगुप्त है, ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है। और चंद्रगुप्त सेकंड है, ये विक्रमादित्य बोला जाता है। स्कंदगुप्त है, इसने हुनों के आक्रमण को भारत में होने से रोका था।
जो भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त के बारे में बताता है। ठीक है, इससे हम इतना क्वेश्चन को, पीछे के क्वेश्चनों को इस प्रकार हम रिवाइज कर सकते हैं। अगला है, स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में स्कोपरम कहा जाता है? ये है इसका स्कोपरम कहा जाने वाला अभिलेख है, इसका कोहम्ब स्तंभ विलेख है। कोहम्ब स्तंभ विलेख है, ये बताता है कि स्कंदगुप्त है उसको स्कोपरम कहा जाता है कि शकों को हराने वाला, शकों के ऊपर राज करने वाला, इसका ये तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध को मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, इसलिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने सोचा कि या मैं बौद्ध का मंदिर बनवाऊंगा तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? समुद्रगुप्त से। उन्होंने कहाँ पर अनुमति मांगी थी? कि मैं बोध गया के अंदर मंदिर बनवाना चाहता हूँ बुद्ध का, इसलिए उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। अगला क्वेश्चन है 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? ये गुप्त काल के अंदर सबसे पहले मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था, कि मंदिर के अंदर ऐसे गुबन टाइप होता है। देखो, कभी भी मंदिर होगा ना ऐसे ऐसे होगा, और यहाँ पर एक कलश स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी यहाँ पर पशु पक्षी है वो कम बैठे, और जैसे ही ये इस शेप में होता है ना, तो इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप मंदिर देखोगे वे भी ऐसे हैं, और आप जैसे कि ये मस्जिद देखोगे वे भी ऐसे गोल टाइप में होती है, ताकि ऊपर कम से कम इंसान बैठे या कम से कम जानवर बैठे, या और उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार सबसे ज़्यादा हो, इसलिए ये ऐसे इस टाइप के मंदिर या मस्जिद बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब समुद्रगुप्त ने शकों को हरा दिया था, शकों का उन्मूलन कर दिया था, शकों का अंतिम राजा था उसको चंद्रगुप्त सेकंड ने मार दिया था, और उसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शकों का जो तृतीय राजा था रुद्र सिंह तृतीय, उसको मार दिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। उसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों का उन्मूलन का होता है जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये विष्णु था। गुप्त काल का सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु भगवान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी किए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और रुद्र सिंह तृतीय था, वो शकों का अंतिम राजा था, उसको चंद्रगुप्त सेकंड ने मार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो महरौली का लौह स्तंभ है ना, वो 4वीं सदी के अंदर बना था, और ये उस टाइम से लेकर आज तक ये लौह स्तंभ ऐसे का ऐसे खड़ा, और इसके ऊपर जंग नहीं लगा। इसी कारण लोग, आपने कभी ऐड सुनी होगी, हमारा लोहा दुनिया माने। 4वीं सदी से लेकर आज के अंदर 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, तो कितनी सदी हो गई? ये हो गई 16-17 सदी हो गई, 1600-1700 साल हो गई जिस लौह स्तंभ को खड़े हुए, जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा लोहा दुनिया माने। इसी लौह स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि हमारा लोहा दुनिया माने। ये 4वीं सदी के अंदर बना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 27 नंबर क्वेश्चन। फ्रीहान और हेनसेंग ने डैश के राज्य को देखा। मैंने आपको बताया था हेनसेंग से है आएगा, तो हर्षवर्धन 2 ही आता है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य है,
ये नहीं आएगा क्योंकि फ्रियान चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगर हम एलिमिनेट ऐसे देखेंगे तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही कट गई, जैसे मैंने आपको बताया था है से है। फर्स्ट और फोर्थ के अंदर है और फ्रियान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धन्वंतरी। धन्वंतरी थे ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, जो उसके दरबार में नवरत्न था, उसके अंदर एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चिकित्सा शास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, आप इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर कहूँगा, आप जितना बार हो उसके वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके मुँह जुबानी आपको याद हो जाएंगे। फ्रियांग द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, इसका विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध राज्यों का मिलता है, स्तूप विहार उनका मिलता है और गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है। सिर्फ बौद्ध धर्म है उसका उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा इसका। 31 क्वेश्चन नंबर है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से किसे कहा जाता है। जो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, ये गुप्त कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्न में से किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में होता। जो ये 16, 17 और 19 नंबर गुफा है ना, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था और ये किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफा जो 16, 17 और 19 है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। जो ये अमर सिंह था ना, ये शासक चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, इसलिए 319 ईस्वी को गुप्त संवत कहा जाता है। ठीक है, और जब चंद्रगुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठा था नहीं, उसी टाइम इसने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। 319 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो गद्दी के ऊपर बैठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्ध में किया था, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है 36, प्रयाग प्रस्थ अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ये जो प्रयाग प्रस्थ अभिलेख का हरिसेन है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसलिए जो इसने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया है हरिसेन ने। और प्रयाग प्रस्थ अभिलेख है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताता है कि समुद्रगुप्त ने कैसी विजयों को किन किन राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, अगला 37 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, नहीं क्लासिकल युग कहा जाता है, सॉरी गोल्डन एज स्वर्ण युग होगा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में कला और साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर थी। क्योंकि जो कालिदास के जो रचना है, आर्यभट्ट की रचना है, वे बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा महत्व रखती है साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है, प्राचीन भारत का क्लासिकल युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, सारनाथ का दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में होता। जो सारनाथ का दमेक स्तूप है ये गुप्त काल में था। सारनाथ का स्तूप बोलेंगे तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पुट किया हुआ है। तो ये इसका क्वेश्चन दमेक स्तूप गुप्त काल से संबंधित। अगला है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता।
इससे हम अगर पीछे का रिवाइज करें तो सोने की मुद्रा का सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन ने शुरू किया। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। और यहाँ पर सोने के सिक्कों, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। इस प्रकार हम पीछे के क्वेश्चन को भी रिवाइज कर चुके हैं और वर्तमान के क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? जो कुमार संभव है ये एक महाकाव्य है। ये काव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है। जो कुमार संभव महाकाव्य है ये कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम है, ये भी कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? जो नालंदा विश्वविद्यालय ये गुप्त वंश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और कुमार गुप्त ने इसका स्थापना की थी। कुमार गुप्त, आप इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग है। और जो हमारे वैदिक ग्रंथ वे भी 1/6 भाग को ही इसके बारे में बोलते हैं कि 1/6 भू राजस्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ये गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, धीरे धीरे नगर क्रमिक पतन हो रहा था नगरों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त राजवंश थे, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम वे अनुदान में दिए थे, जिससे कि ब्राह्मण अपनी जीविका को अच्छे से चला सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, दिल्ली के महरौली स्तंभ, दिल्ली के अंदर एक महरौली स्तंभ है जो मैंने आपको बताया था लौह स्तंभ है, वो किसके के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है। ये उस मस्जिद का है, उसके आंगन के अंदर एक लौह स्तंभ है। वो किसकी स्मृति में है? वो चंद्र की स्मृति के अंदर वो लौह स्तंभ है, वो बनवाया गया था चंद्र की स्मृति में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन देखते हैं 46, कालिदास द्वारा रचित माल विकारगिन मित्रम नाटक का नायक कौन है? ये अग्निमित्र है ना, ये इसका वो है, अग्निमित्र इसका नायक है। जो माल विकारगिन मित्रम है इस बुक इसका ये, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जो मैं आपको ये बता रहा था कि माल विकारगिन मित्रम नाटक है उसका नायक कौन है? अग्निमित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47, समुद्रगुप्त को सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? मैंने आपको अभी बताया था कि जो समुद्रगुप्त है उसका जो प्रयागप्रस्थ अभिलेख है उसके अंदर समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान है उसका वर्णन किया गया है। प्रयागप्रस्थ अभिलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर थी? स्त्रियों है उसकी बराबरी पुरुषों से थी, तो गुप्त काल के अंदर थी। देखो मौर्य काल के अंदर इतनी नहीं थी, बराबरी नहीं थी, पर हाँ मौर्य काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति सुधर रही थी। ठीक है, और चोल काल को हम आगे पढ़ेंगे, तो गुप्त काल इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 49, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश है ये अत्यंत ही विचलित हुआ था। और गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था सेकंड, उसने गुप्त वंश के रुद्रसेन तृतीय को युद्ध में मार दिया था और हुनों को उन्मूलन कर दिया था, हुनों को भय एकदम से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये माल विकारगिन मित्रम है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। जो अग्निमित्र के ऊपर है, अग्निमित्र इसका नायक है। अभिज्ञान शकुंतलम है, ये विश्व की 100 प्रसिद्ध पुस्तकों में अपना स्थान रखती है। और तृतीय है इसका ऑप्शन विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास की रचना है।
जानकी हरण है, ये कालिदास की रचना नहीं है, ये रचना है कुमारदास की। कुमारदास जो कहाँ का, श्रीलंका का एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जानकी हरण कुमारदास के है, न कि कालिदास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सकीरे अर्थात अजंता की गुफा है, उसकी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की बाघ गुफा है, वे भी अजंता की गुफाओं के समरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो ये आएगा 319 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि अगर देखें तो 240 से लेकर 540 तक है। ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच होता हो, तो हम देखेंगे 319 के अंदर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने राजगद्दी पर बैठा था, और 500 के लगभग इनमें से कौन सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ये गुप्त काल के अंदर बाल विवाह शुरू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो देखो, सोने के सिक्के शुरू किए गए थे इंडो बैक्टीरियन ने। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के पूछेंगे तो कुषाण काल आएगा, और सर्वाधिक सिक्के बोलेंगे तो गुप्त काल आएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे पुट किया गया है, उसके अनुसार हम ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुरूपीय भाषा के अनुवादित कि बहुरूपीय भाषा के अंदर बदला गया प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसको यूरोपीय भाषा के अंदर चेंज किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखित। ठीक है, एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखित है ये, इसके अंदर सबसे पहले सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 57, गुप्त वंश को क्रम में लगाना है। देखो, सबसे पहले श्रीगुप्त होता है, उसके बाद घटोत्कच है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये दो तो इसके अंदर है नहीं, जो ये दो है श्रीगुप्त और घटोत्कच तो है नहीं, तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो, गुप्त काल के सिक्के सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से इसका प्राप्त हुआ है, जो गुप्त काल के सबसे ज़्यादा सिक्के हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा कुछ मेरे पास अलग से एक्स्ट्रा है स्टडी मटेरियल, वो इसके अंदर करते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो पढ़ते हैं, फिर वीडियो को पूरा करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। देखो, ये जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। अपने शासन के काल में एक नया संवत चलाया था, जब इसे ही गुप्त संवत कहा गया है, और यह संवत गुप्त सम्राटों तक के काल तक ही प्रचलित है। गुप्त संवत और शक संवत के अंदर कितना अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। तो आप देख सकते हैं, गुप्त संवत है ये 319 के अंदर स्टार्ट हुआ, और ये 78 के अंदर, तो 241 वर्षों का अंदर इसके अंदर अंतर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये एक और है, देखो, जो ये अगला है, प्रयागप्रस्ती में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी का विजेता करने वाला बताया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अशोक निर्मित द्वारा स्तंभ, जो अशोक का निर्मित एक स्तंभ है कौशाम्बी के अंदर, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया था। इस स्तंभ पर
इस स्तंभ पर, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था, इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अशोक का, उसके बाद समुद्रगुप्त का, उसके बाद अकबर, उसके बाद बीरबल, उसके बाद जहांगीर। और प्रयाग प्रस्ती में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। देखो दोस्तों, अगर आपके टीचरों ने आपको अच्छा पढ़ाया तो आप हमें भारतवर्ष का उत्तर कमेंट में देना। किसका भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है भारतवर्ष का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको भारतवर्ष का एक वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर भारतवर्ष का उल्लेख बता दूंगा कि भारतवर्ष किसे कहा गया है। जो हमारा प्राचीन भारत था उसको भारतवर्ष बोलते थे, किस एरिया को भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ये कुछ दर्शन है और प्रवर्तक है। ये शायद मैंने पीछे की वीडियो में करा दिया होगा, तो दोबारा रिवीजन करते हैं। सांख्य दर्शन है, ये कपिल मुनि ने दिया था। और न्याय दर्शन है, ये गौतम ऋषि हुआ उसने दिया था। योग दर्शन है, पतंजलि ने। वैशेषिक दर्शन है, कणाद या उलूक, एक ही बंदे का नाम है ये दो। ठीक है, और उसके बाद है पूर्व मीमांसा, जैमिनी जो प्रमुख आचार्य सबर स्वामी था उसने। और उत्तर मीमांसा है, ये बादरायण है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। एक और है ये जो गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं वे कौन कौन से हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। बुरमुरा का शिव मंदिर है, ये सतना मध्य प्रदेश के अंदर है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है, पन्ना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और भित्री गांव का मंदिर है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश। जो भित्री गांव का मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।